नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। छठे चरण के जो मतदान थे आज संपन्न हो गए। 59 सीट्स पर आज वोट डाले गए। अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन कुछ जगहों से छुटपुट हादसों के अलावा, पश्चिम बंगाल में 2 हत्याओं के अलावा और बिहार में छुटपुट घटनाओं के अलावा ज्यादातर देश भर में मतदान शांतिपूर्वक रहा। लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, कहीं कुछ ज्यादा, कहीं कुछ कम। लेकिन इस तमाम कवायद के बीच कुछ ऐसे बयान भी आए जो कि काबिले जिक्र हैं। मायावती से जब कहा पीएम मोदी ने और बाकायदा चर्चा की अलवर रेप कांड की और कहा कि वहां पर आपका कांग्रेस से समर्थन है, आप वापस ले लीजिए, तो मायावती ने उस पर पलटवार करते हुए कहा कि आप ऊना कांड में और वेमुला कांड में क्यों इस्तीफा नहीं दिया था आपने। यानी जो दलितों के ऊपर राजनीति होने वाली है उस पर बयानबाजी पर आकर मामला अटक गया। रेप कांड हुआ, चर्चा हुई, दलितों का दर्द आया, लेकिन कहीं नतीजे नहीं निकल कर आए। हालांकि उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आरोप यह भी है कि शुरू में मामले को दबाने की कोशिश की गई और कांग्रेस सरकार पर उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। उसके अलावा कई और बयान सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि जनता जो भी फैसला करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सरकार जा रही है ये वाली और नई सरकार बनेगी। उसके अलावा पीएम मोदी ने भी कई और सवाल उठाए हैं। और आज एक चर्चा और हो रही है, राडार और मौसम की वजह से कैसे राडार काम नहीं करते, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे थोड़ा सा पिछले दिन याद आ गए, साइंस का स्टूडेंट था मैं, मुझे थोड़ा सा मालूम था है कि याद आने लगा कि राडार किस सिस्टम पे काम करता है। माइक्रोवेव जो तरंगे हैं वो छोड़ी जाती हैं और उसके 2 सिस्टम होते हैं राडार के अंदर। अगर आप बात करेंगे उसमें एक रिसीवर है, एक जो है सेंडर है। सेंडर वेव्स भेजता है, रिसीवर उनको वापसी लेता है। इस आने और जाने के बीच के टाइम को डिटेक्ट करके जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो निकाला जाता है। इसी सिस्टम पे अगर बात करें, ट्रैफिक पुलिस भी खासतौर से उसके कैमरास काम करते हैं और स्पीड निकालने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं आता कि बादलों की वजह से या बारिश की वजह से राडार काम नहीं करते। यहां तक कहा जाता है कि सैटेलाइट तमाम जो काम करते हैं, अगर कहीं लो लाइट पे होता है उनमें भी राडार वाले वो लगाए जाते हैं। खैर, राडार का जिक्र हुआ, वैसे हमने बात कर ली रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग जो है, इस पर हम बात कर रहे थे। और इसको लेकर पीएम मोदी को लेकर, इसी बयान को लेकर विपक्ष निशाने पर लेने लगा है। अब हम ये तो कहेंगे नहीं, पीएम मोदी साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में कहा वो, उन्होंने किस संदर्भ में कहा वो उनको मालूम होगा। लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया बैठे बिठाए। अलग अलग जगहों से टिप्पणी हो रही है इन्हीं तमाम बयानों पर, आज के मतदान पर और अब के हालात पर। और लास्ट जो आपका बचा हुआ फेज है 19 तारीख का, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। बीनू मेनन साहब मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बीनू मेनन जी। भगत बिदुड़ी साहब मौजूद है हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से दिल्ली स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है भगत बिदुड़ी साहब आपका। ऋषि मिश्रा जी दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बाकायदा पूरे चुनाव पर इनकी नजर रही है। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा जी। कपीश श्रीवास्तव जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कपीश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले बीनू मेनन जी, आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो भी देखने को मिला। हालांकि इसके लिए कहा यह जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस भी वहां पर लगी हुई हैं। उसके अलावा कई और चीजें हुई हैं, लेकिन बैठे बिठाए मुद्दा चौकीदार, सेना, उससे होते हुए अब साइंटिस्ट होकर, साइंस के स्टूडेंट होकर बात हो रही है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी पीएम मोदी ने बाकायदा फिजिक्स के बच्चों की क्लास भी ली थी। ऐसे में ये बयान कितना मायने रखता है? विपक्ष को मुद्दा दिया है या कहीं और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा फेंका गया है? देखिए, कोई मुद्दा भटकाने के लिए या ऐसे करके नहीं दिया गया है। जो फ्लो में बोला गया वो बोला है। और जहां तक रहा बात बंगाल की, सेंट्रल फोर्सेस होने के बावजूद वहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, देखिए वहां पे आपको मालूम होगा योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं लैंड होने दिया गया, राहुल गांधी जी का नहीं लैंड होने दिया। वहां पे एक अनार्किस्ट सिस्टम चल रहा है। वहां ममता दीदी की जो बदमाशी, अगर कहूंगा तो वो चल रही है वहां पे। शब्द बदमाशी कह सकते हैं आप उसको। इसको आप इसको रूल नहीं कह सकते, इसको प्योर बदमाशी कहते हैं। जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, एतराज होता है ना, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इसको नहीं कहा जाता आमतौर पे। एक पार्लियामेंट्री बिहेवियर अगर होगा तो यू विल डिराइव पार्लियामेंट्री रेस्पेक्टेबल एटीट्यूड फ्रॉम द जनरल सिटीजन। अगर आप देख रहे हैं वहां पे हर तरीके से, देखिए
वहां पे प्रचार करने के लिए क्या आता है, बांग्लादेश से वो लोग आते हैं, हर तरीके से जो है एंटी नेशनल चीजों को कर रहे हैं। या वहां पे अगर आप सिस्टम देखते हैं, भाई इनह्यूमन है, अगर वो बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उसको मार दिया जाता है, काट के लटका दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। बदनसीब थे, जीते हारे कोई भी, लेकिन दो कार्यकर्ता मारे गए। दो कार्यकर्ता जो आपस में लड़ाई में अगर मारे गए हैं। देखिए, जिसके परिवार से कोई जो परिवार का सदस्य होता है उसको दुख होता है, ये तो जाहिर सी बात है। पर आपने देखा होगा पिछले सालों में हर बार देखा होगा कि वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फांसी लटका देते हैं, मार देते हैं, ये वहां पे आम बात हो गई है। खैर, हमारे साथ कपीश जी भी मौजूद है। कपीश जी, मायावती जी जो है आपकी सहयोगी है, लेकिन वो अलवर के जो मामला हुआ है, अलवर रेप केस, उस पर समर्थन वापस लेने से इनकार करते हुए उल्टा सवाल पूछ रही हैं कि ऊना पर आप खामोश थे और वेमुला पर भी खामोश थे, लेकिन दलित राजनीति करने के नाम पर तो इनको कम से कम इनिशिएटिव लेना चाहिए था। देखिए खाजिद आजाद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि बहन मायावती जी ने एक बात को बहुत तगड़ा कंटेम्प्ट किया है कि जो राजस्थान के अंदर घटित हुई घटना है दलित विरोधी, वो सरकार को कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि अभी जो कांग्रेस की सरकार वहां पे चल रही है, भले वो हमारे समर्थन से ही एक दो विधायकों के क्यों ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि इस पर अभी प्रशासन ने पकड़ नहीं बना सका है अपराध के ऊपर। और जिस तरीके से पहले दबंगई चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसी तरीके से कायम है अभी भी कांग्रेस की सरकार में। निश्चित तौर पर बहन मायावती जी ने बहुत तीखा हमला राजस्थान पर किया है, लेकिन बात रह गई कि मान लीजिए सपोर्ट खींचने की बात, तो सपोर्ट इसलिए नहीं खींचा जा सकता है कि देखिए, दलित पर अगर हम अंदर रहते हुए भी इन पर बहुत तगड़ा दबाव बना सकते हैं, बाहर आने के बाद तो शायद पता नहीं ये सुने ना सुने, लेकिन एक दूसरी चीज भी है कि हम जो सांप्रदायिक दल है उनके साथ नहीं जा सकते हैं, और हम जो संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो हम नहीं कर सकते उसका समर्थन। तो कहीं ना कहीं हम इसमें बने रहते हुए इन पर पूरी प्रेशराइज करने का काम करेंगे। बहन मायावती ने यह किया, और साथ ही प्रश्न इस बात का उठाया कि ऊना से लेकर पूना की घटना और जिस तरीके से वेमुला की घटना घटित हुई, उस सारी चीजें से पोल खुल चुकी। आप यहां तक देखिए कि गुजरात के अंदर जो आनंदीबेन पटेल थी, उनको हटाने का काम भी हुआ। नरेंद्र मोदी जी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको यह कहना पड़ा कि दलितों के साथ उत्पीड़न मत करो, भले मेरी जान ले लो। तो इस तरीके की बात जो व्यक्ति कर रहा है, सोचिए कि उनके हाथ में किस तरह की चीज है, या तो वो स्वांग रच रहे हैं और या कार्यकर्ता और नेता उनके हाथ में नहीं है। इससे तो यही साबित होता है, जो यानी हार्ड स्टेप लेने का भी टाइम नहीं आया, ऐसा लगता है आपके सामने। भगत बिदुड़ी साहब, आज राहुल गांधी का ये बयान कि जनता जो फैसला करेगी हम उसे मान लेंगे, इसको कैसे मानते हैं? हताशा या स्वीकारोक्ति या क्या? देखिए आजाद जी, उस बयान को पूरा सुनिए। उसमें पूछा था कि आपकी कितनी सीटें आ रही है, तो उन्होंने कहा, श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि जनता जो फैसला देगी हम उसको मानने हैं, और वो मानना भी होगा, और सभी को मानना होगा। ये मानना, ये तो एक बड़प्पन है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। कुछ लोग एनार्किस्ट ऐसे हैं कि जो इस बात को मानने को ऐसा तो नहीं है कि आपको दिखने लगा है कि चीजें बिल्कुल हाथ से निकल गई हैं और जो मुद्दे हैं वहां कहीं टिक नहीं पा रहे हो? आजाद जी, बिल्कुल ये सरकार जा चुकी है। जिस तरह से इन्होंने 5 साल में लोगों को प्रताड़ित किया है, जिस तरह से जनता परेशान है, किसान परेशान, युवा परेशान, जिस तरह से रोजगार लोगों के छिने हैं, जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी जैसे मामले, और जो रोज ये दलितों के साथ अत्याचार, मारपीट हो रही है, जो एक बॉर्डर के अंदर हमारे जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, जिस तरह से ये माहौल बन रहा है, उसमें कोई शंका ही नहीं है कि सरकार बचेगी। सरकार तो गई है इन 6 चरणों के चुनाव में। अभी आप सरकार जाने का सवाल नहीं है, राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसका सवाल है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं, गांधी ने मैनेज किया, वो कहना चाह रहे थे कि सरकार तो हमारी बन रही है, बाकी जो जनता तय करेगी वो सबको मानना होगा, ये उनका कहना है। वो कभी भी अगर वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही, तो आप कहेंगे आप बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो या उसमें बोल रहे हो, अहंकार है या कुछ ऐसा है, इस तरह की बातें आ जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि जो जनता फैसला करेगी वो हम मानेंगे। दूसरी बात, अभी आप जो सुना रहे थे रडार वाली बात, बड़ा ही शर्म की बात है आजाद जी। आज हमारा देश इतने वैज्ञानिक, हमारा जो है नासा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर रहा है, उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं कि कैसे, मतलब जनता को बेवकूफ समझते हैं, या हमारी सेना का मजाक उड़ाया जा रहा है कि हमारी सेना क्या इतनी पिछड़ी हुई है कि रडार को बादलों से छुपा के ले गए, मतलब बादलों में छुप जाएगी।
क्या बात है, मतलब देश को क्या समझ रखा है इन लोगों ने? हम क्या अनपढ़ है क्या देश अनपढ़ है या सेना हमारी अनपढ़ है क्या, या पाकिस्तान बेवकूफ है? ये किसको पागल बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकार आती जाती रहेगी, इस तरह से पूरे देश के अंदर हमारा बदनाम हो रहे हैं हम, पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी का। किस तरह से आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। आज ओवरऑल अगर आप पोल की बात करें, पश्चिम बंगाल में तो बहुत पोल हुआ है, लेकिन यूपी में कम हुआ है। एक तो इसके मायने क्या हैं, और अगर मैं बात करूंगा तमाम जो ये बयान आ रहे हैं, मायावती का ये रुख खासतौर से दलित लेकर, उसके अलावा ये बीजेपी वाले पश्चिम बंगाल को भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लगातार बयान कुछ ना कुछ ऐसे आ रहे हैं जो चर्चा में बन जाते हैं, चाहे ये राडार वाला ही बयान क्यों ना हो। इसमें एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या हमारे देश के सेना के अंदर ऐसे लोग हैं या ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ऐसी राय दे सकते हैं कि अभी मौसम खराब है, अभी हमला न करें? ये 2-3 सवाल है। क्या चुनाव इस स्तर पे पहुंच जाएगा? देखिए, रडार वाला बयान तो बहुत हास्यास्पद है, और भी एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसका कारण है कि प्रधानमंत्री के जो ग्रेजुएशन डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में है, फिजिक्स में नहीं है। नहीं, वो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे पॉलिटिकल साइंस कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है। लेकिन जहां तक कांग्रेस के नेता अभी हमारे बात पे हंस रहे थे, क्योंकि मैं बीजेपी की आलोचना कर रहा था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो अलवर में जो घटना हुई है, एक पति के सामने में पत्नी का बलात्कार, वो भी 5 लोग, और भी दो बार कई दिन तक घटना को दबाने की कोशिश की जाती रही। वह पीड़ित के पति, मैं बहुत दुख होता है, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया ऐसे इस पर बोलते हुए। मैं कल उसका वीडियो देख रहा था, खालिद जी, वो आदमी 2 दिन अलवर एसपी के पास जाता और अलवर एसपी उसको घुमा फिरा के एफआईआर नहीं करती है। ये कैसी कांग्रेस की और अशोक गहलोत की सरकार है कि एक महिला के साथ अलवर में बलात्कार होता है और 2 दिन तक वो पुलिस एसपी और एसएचओ के पास जाते हैं और एफआईआर नहीं होता है, और आप सिर्फ एसपी और एसएचओ को सस्पेंड करके खाना पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ऋषि जी, इसमें एक लाइन और मैं ऐड करना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में कहा था, मायावती जी जो हैं वो विशुद्ध रूप से दलित राजनीति करना चाहती, लेकिन इतने बड़े मामले पर भी वो कोई हार्ड स्टेप लेने के बजाय उल्टा सवाल उठाने वाले से ही सवाल कर रही है। मैं वही चीज कह रहा हूं, जिस चीज के लिए कांग्रेस ऊना और पूना की आलोचना करते हैं बीजेपी का, अशोक गहलोत आपको सत्ता वहां के लोगों ने दिया है, आपको वहां के लोगों ने सम्मान दिया है। सम्मान इसलिए दिया है कि एक महिला का बलात्कार हो और आपका पुलिस कुंभकर्ण निंद्रा में सो रही हो। ये बिल्कुल लोकतंत्र का मजाक नहीं तो क्या है राजस्थान में? इसका जवाब राहुल गांधी और अशोक गहलोत को देना चाहिए। दूसरी बात, आप आज के मतदान की बात किए हैं, तो बंगाल में खालिद जी आपको मालूम है 4th कॉर्नर फाइट है, और जिन आज 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुई है वो टीएमसी का गढ़ रहा है। टीएमसी 2014 में इन 8 सीटों को जीता था, और लेफ्ट का एक गढ़ एक जमाने में हुआ करता था, जैसे बांकुड़ा हो गया, पुरुलिया हो गया, कांथी हो गया, मिदनापुर हो गया। ये जो बेल्ट है ये आपको ये सीपीआई सीपीएम की गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2014 में टीएमसी ने इन सीटों को लेफ्ट से छीना था। लेकिन पंचायत चुनाव जो हुआ है आपको मैं बताऊं, जिसमें कोर्ट को भी ये कहना पड़ा था कि बिल्कुल निर्विरोध हो गया है। नहीं खालिद जी, जो जहां जो पंचायत चुनाव हुआ है वहां बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस की है, खासकर 8 में से 4 आदिवासी बेल्ट के हैं, और वहां बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस की है। और बीजेपी का जो वोट बैंक है लेफ्ट टू राइट हो रही है, मतलब जो लेफ्ट का जो वोट था वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राइट विंस लेफ्ट वोट को कितना राइट कर पाते हैं। आप ये कह रहे हो वाम जो है वो राम का हो गया? हाँ बिल्कुल, एक वहां नारा भी चला है, मेरा नाम तेरा नाम श्री राम श्री राम। हाँ। तो वो नारा कहीं ना कहीं इस एरिया में, और आपको मैं बता दूं संघ इतना काम किया वहां पे, 100 कुछ विद्यालय सिर्फ आपको कांथी जिला में इन्होंने बनाया है एकल विद्यालय करके। तो संघ का जो वर्क है और बीजेपी का जो वर्क है कहीं ना कहीं दिखता है। यानी जो लेफ्ट की जो है गढ़ में सेंध भी लग रही है, और टीएमसी और बीजेपी में आमने सामने का जो है एक तरह से रस्सा कशी। मैं वही चीज कर रहा हूँ, राइट विंग लेफ्ट वोट को कितना राइट कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये 8 सीट में कितना सीट ला पाएंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 14 में से 1 सीट जो है सिर्फ आजमगढ़ जो है ये समाजवादी पार्टी की थी। और 14 का एनालिसिस कीजिएगा खालिद जी, तो 14 में से 2 सीट फूलपुर और प्रतापगढ़, यदि दोनों महागठबंधन का वोट शेयर मिला दीजिए तो 2 सीट बीजेपी वहां लीड दिख रही है, प्रतापगढ़ और फूलपुर 2014 का वोट परसेंटेज के हिसाब से। बाकी 12 सीट पे महागठबंधन का यदि आप एसपी बीएसपी का वोट जोड़ देते हैं तो काफी लीड है। जैसे आप आजमगढ़ को ही सैंपल टेस्ट लीजिए,
यदि एसपी बीएसपी का वोट मिला देते हैं 6.5 लाख के आसपास वोट है और बीजेपी के 3.5 लाख के आसपास वोट है, तो काउंटर करना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए इन लोकसभा क्षेत्रों। यानी यूपी का जो डैमेज अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं वहां पर पश्चिम बंगाल में पूरा करने के लिए पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है, इसलिए वोट परसेंटेज देख रहे हैं कि बीनू मेनन आप वहां पर बिल्कुल जिसे कहते हैं ताकत लगाकर ऐसे हालात बना दिए कि टकराव की स्थिति दिखने लगी है, वो बचाने में लगे हुए हैं, आप सेंध मारने में लगे हुए हैं। देखिए बचाव तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जब देश में विकास हो रहा है, जब लोगों तक, यंगस्टर्स तक ये बातें पहुंच रही है, तो ऑब्वियस है जनता जो है विकास के साथ चलेगी, देश के हित में चलेगी, देश के विकास के लिए चलेगी। अब जहां तक बात जो ये हंसने की या इसकी हुई, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, ये हंस रहे हैं अशोक गहलोत जी की बात, नाम इन्होंने बोला तो मुझे एक चीज याद आया। इनके कमेंट था कि जब पानी से बिजली निकाल लिया जाता है तो पानी ये गलत स्टेटमेंट है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मत बनिए, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और आपसे इस प्रकार के बीनू मेनन जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मत बनिए। नहीं, अभी आप सुने, अच्छा नहीं, वो आपके इमरजेंसी के टाइम का हवाला अशोक गहलोत दे रहे थे कि जब हम वहां बांध बनाए, इंदिरा गांधी बांध बनाए, तो अपोजिशन मजाक उड़ा रहे थे कि पानी में से बिजली निकल जाएगा तो पानी में बचेगा क्या। आपने तो उस पार्ट को काट दिया, इस पार्ट को काट दिया, नीचे चला दिया। ये और आपके पार्टी सुप्रीम, चलिए चलो, अगर आप ये इस चीज को आप जुटलाते हैं, चलिए ठीक है, आप इस चीज को बताएं, आप तो इतनी जमीन बांट देते हैं जितनी धरती पे जमीन नहीं है। ये तो स्टेटमेंट इनका है, राहुल गांधी जी का। इन्होंने इलेक्शन रैली में गुजरात में रख के बोला था, मेरे को एग्जैक्ट जमीन का काउंट याद नहीं, इन्होंने इतनी जमीन गिनवा दिया था कि भाई जितनी जमीन धरती पे नहीं उतनी जमीन कह दिया था कि मोदी जी ने उद्योगपतियों को बांट दिया। दूसरा देखिए बिदुरी जी, मैंने आपके टाइम पे नहीं बोला ना, अभी संयम रखे, सुन ले, सुनिए। और दूसरी बात, इलेक्शन अगर आप देखिए वोट की बात करें ना, तो आपको मैं एक चीज याद दिला दूं, 2008 में हल्की बाई करके एक गरीब महिला को इलेक्शन रैली के दौरान आश्वासन दिया गया, बड़ा प्रचार चला उस चीज का, राहुल गांधी ने कहा था इनको गरीबी से बाहर निकालेंगे, सब कुछ है। 2019 में जाकर प्रधानमंत्री जी के आवास योजना के तहत उस व्यक्ति को घर आवास मिल पाया। 2008 में प्रॉमिस किया था। कौन सी बात है? अच्छा, आपने भी 2019 में ही दिया है, 2014 में देने थे शुरू में, देखिए तो कम से कम 4-5 साल पहले में, में आज तक नहीं हो पाया, उनकी सरकार रही, सब कुछ नहीं हुआ। हमने आवास योजना, लेकिन बीनू मैनन आवास योजना के लाभार्थी जब बहुत काम हुआ। एक और चीज याद देना चाहूंगा, अमेठी में 2017 तक ना कलेक्टर का ऑफिस था, ना वहां पे चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस था, ना पासपोर्ट ऑफिस था। आप बताएं, ये जबकि इनका कहते हैं ना पारिवारिक सीट है, पूरे खानदान की सीट रही वो, और उसका डेवलपमेंट देखिए। और आज तक इलेक्शन के बाद जो है वहां झोपड़ियों के सामने फोटो खिंचवाते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे। झोपड़ियों के सामने वो संबित पात्रा की तो बात नहीं कर रहे आप? नहीं, देखिए अगर संबित पात्रा झोपड़ी के सामने दिखते हैं ना, ये हमारा अकेले का प्रोग्रेस कार्ड नहीं है, ये 55 साल का प्रोग्रेस कार्ड है। और मैं तो इनके पारिवारिक सीट की बात कर रहा हूं। अगर जो है वहां पे जो पारिवारिक सीट है, वहां पे एक चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं, एक कलेक्टर का ऑफिस नहीं, एक थिएटर नहीं, कुछ नहीं, वहां पे बेसिक एमिनिटी। चलिए, तो अब क्या किसका बीनू मेनन मैं बीनू मेनन को थोड़ा सा याद दिला दूं, जो सवाल था वो ये था कि अगर इतना सब कुछ विकास हुआ है तो सेना के उन साइंटिस्टों का मजाक भी उड़वाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत थी कि कम से कम ये बताना, ऐसी राय वो अगर दे रहे हैं तो बड़ी गंभीर बात है। बार-बार उसी बात पे आ रहा हूं। लाइटर नोट पे अगर कोई कुछ कहा जाता है, नहीं, लाइटर नोट है, प्रधानमंत्री का ट्वीट किए हुए, सिर्फ एक सवाल है कि वो साइंटिस्ट जो ये बता रहे हैं कि वेदर खराब है और हम इससे हमला नहीं कर सकते, रडार काम नहीं करेगा, वो बहुत गंभीर बात है। बीजेपी के ऑफिशियल कपिश श्रीवास्तव जी के पास में आऊंगा। कपिश जी, मैं वो सवाल लेना चाह रहा हूं जो अभी बीनू मेनन ने उठाया कि यूपी में, हालांकि वो आपसे सवाल नहीं है, लेकिन अमेठी में क्या क्या चीजें नहीं थी विकास को लेकर और महागठबंधन को लेकर, इन्होंने एक अच्छी खबर बताई आपके लिए। ऋषि मिश्रा बता रहे हैं कि आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन क्या ये देश भर के लिए काफी रहेगा? आपके सवाल के दो सवाल हैं और उसके जवाब को मैं देना चाहता हूं। पहला तो मैं अमेठी पे ही दे देता हूं, आपने पहला क्वेश्चन किया था। देखिए, बीनू मेनन साहब को शायद जानकारी नहीं है, अखिलेश यादव जी के सरकार में ही वहां का कलेक्ट्रेट बनकर के खड़ा हो गया था। इन्होंने केवल फीता काटने का काम किया है। दूसरी चीज आपको बता दें कि अमेठी के अंदर टेलीकॉम से लेकर के कोच फैक्ट्री तक पहले से लगी हुई थी
और वहां फ्लाइंग इंस्टीट्यूट भी था और फैशन डिजाइनिंग का भी इंस्टीट्यूट था। शायद ये उसको जानते नहीं है बेहतर ढंग से, इसलिए कह रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेज है वहां पे और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे? अरे भाई सुन तो लो, नहीं है वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की आप बात कर रहे हो, वहाँ एम्स है। मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पे न्यूज चैनल का रिपोर्ट है, वहां पर सरकारी स्कूल का हाल बकायदा जर्नलिस्ट ने कवर किया हुआ है। जानकारी नहीं है, आप रायबरेली से बहुत दूर बैठे हुए और आपको जानकारी नहीं है। वहाँ एम्स भी है कि देखिए, आपको मालूम है, एम्स भी है वहां पर। एम्स हमने स्टार्ट किया है, मैंने इसीलिए एम्स हमने स्टार्ट किया है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। सोनिया गांधी के टाइम में हुआ था। मैं आपको बता दूं, एक मिनट खाली जी, वो वाजपेयी जी ने एलोकेट किया था उसके लिए। खाली जी मुझे 2 मिनट दीजिए, 50 सेकंड दीजिए। कपीश के बाद आप बोलिए। हाँ कपिल जी, अब हमको कपिल जी ये बीच में टोक रहे हैं, इनको थोड़ा सा कह दीजिए कि हम लोग सभ्य समाज के आगे एक दूसरे को सुन हाँ, सकते मैं हैं। यही चाहूंगा तो सब एक एक को मौका दें, अच्छा लगेगा, वो शोर शराबा अच्छा नहीं बिल्कुल, लगता। बिल्कुल। जी तो अब खाली साहब एक बात मैंने आपका जवाब दे दिया। दूसरी बात आ गई ऋषि मिश्रा जी जिन्हें जो आकलन किया है, निश्चित तौर पे 100% सही आकलन, इसलिए उसके पीछे 2 कारण। नहीं, हमारा सवाल ये नहीं था कि आकलन सही है गलत है, हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में आप किस हैसियत में हो जाएंगे अगर आप वहां पर 80 सीटों में से कुछ ले आएंगे, जितनी भी लाएंगे वो आपका नसीब या जनता का फैसला। तो क्या देश की अब वर्तमान जो नई सरकार होगी उसमें आपका क्या रोल रहेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहन जी अगर इधर से इधर चली गई तो भी आपके लिए दिक्कत होगी। देखिए खाली साहब, कहने वालों को तो बहुत कुछ कहना है। इनकी बातों का गजब सा ये फसाना है और आग भी लगाना है और बारिश भी कराना है। तो ये अंग्रेजों से सीखे हुए नीतियों के लोग हैं, बदलाव की राजनीति करते हैं। काले अंग्रेज नहीं, हम काले अंग्रेज नहीं कहेंगे, लेकिन सीखा इन्होंने वहीं से है। लेकिन देखिए 2004 में जो यूपीए सरकार आई, कपिल जी, ऋषि मिश्रा कुछ इसमें आकलन जोड़ना चाह रहे हैं। 2004 में जो यूपीए सरकार आई और 2009 में यूपीए सरकार कंटिन्यू रही, यूपीए 1 यूपीए 2 में यही बीजेपी है। मेनन साहब को शायद नहीं मालूम होगा, यही बीजेपी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती थी कि क्या यूपीए का जितना बड़ा प्रोजेक्ट है अमेठी और रायबरेली को ही मिलेगा। तो क्या आप बताइए, क्या मेनन साहब आप उस समय सही थे या अब सही है कि आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ? जब आप यूपीए में सरकार थी तो यूपीए में आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते थे क्या यूपीए के जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं क्या अमेठी रायबरेली जाएगी? तो आप उस समय सही थे या अब सही है, ये आप ही बताएंगे। देखिए, इन्होंने प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े स्टार्ट किए पर कोई काम हुआ? अगर कोल्लम बाईपास देखिए, 45 साल लग गए। हंसी की बात नहीं है, कोल्लम बाईपास चले गया। एक बात बता रहा हूं मैं, ये प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं। कोल्लम बाईपास कितने साल में जाके स्टार्ट हुआ? अब जाके हुआ, 45 साल पहले पास हुआ था वो। नहीं, मेरा सवाल आप इस चीज का दे देना। आप उस समय आलोचना क्यों करते थे कि हर प्रोजेक्ट यूपीए लेकिन आप मुझे बता दो कितने मेडिकल कॉलेज है वहां पे? मुझे बता दीजिए। बोलने के लिए कुछ भी है आजाद जी, आपने बाकी जगहों में तो और वो भी नहीं किया था, आपको जो थोड़ा बहुत किया हुआ अमेठी और रायबरेली में किया, बाकी स्टेट में कुछ नहीं हुआ। आजाद जी, जनता जनार्दन है, जनता जवाब दे देगी काम किया है या नहीं किया। वो 23 तारीख को जवाब मिल जाएगा आपको, मीनू मेनन साहब को भी मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा कि वहां काम किया है तो जनता जिताएगी, नहीं किया तो नहीं जिताएगी। वो अपने सामने आ जाएगा, तो उस पर इतने जाने की जरूरत नहीं है। आप ये बता दीजिए 5 साल में आपने क्या किया? आपका जो 64 मेरी बात पूरी, मैं पहले पूरी बात सुनूंगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, 100 स्मार्ट सिटी की बात करी, एक सिटी बता दीजिए। आपने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर दुनिया भर का पैसा बर्बाद किया। गंगा साफ करने के लिए गंगा नमामि करके एक मंत्रालय बनाया जिसकी मंत्री उमा भारती जी को बनाया और उसमें 100 से ज्यादा करोड़ रुपए सिर्फ प्लानिंग पे खर्च हो गए। 10 मीटर तक वो साफ नहीं हुई। वो कहती थी कि मैं गंगा समाधि ले लूंगी, वो कहाँ है पता नहीं। एक चौराहा बताते थे प्रधानमंत्री जी, अगर 60 दिन दे दो मुझे नोटबंदी के टाइम पे, अगर मैं गलत हूं तो चौराहे पे मुझे लटका देना। वो चौराहा कहाँ? वो चौराहे भी ढूंढ रहे हैं हम। वो उमा भारती जी कहाँ है? वो मंत्रालय कहाँ है? वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सब जनता समझ चुकी है। पूरे 5 साल मैं सभी मेहमानों को एक चीज याद दिला दूं, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, सिर्फ एक चरण बचा हुआ है। तो कम से कम अपनी जो मारक क्षमता को थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिएगा,
ताकि जो अभी तक 6 चरणों में देखने को मिला वो कम से कम ना मिले, मैं इसीलिए भाषा बोलना का चाह रहा संयम हूं। रखते हुए। मैं इसीलिए बोलना लेकिन चाह रहा हूं। नमामि गंगे को 2 सेकंड यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है, नमामि गंगे को, और ये नमामि गंगे को ये नहीं मानते हैं। आप इनके टाइम पे 5 वाटरवेज थे, हमारे टाइम पे 111 वाटरवेज है, ये नहीं मानेंगे। अब ये 72,000 का जुमला देते हैं। अब गरीबी पेंशन इन्होंने मध्य प्रदेश में रोक दिया। 72,000 का 15 लाख क्या था? 15 लाख क्या था? 15 लाख क्या था? 15 लाख क्या था? मिसकोटेड है ये। क्या है वो? और क्या है वो? सपा के भाई क्या है साहब बता वो? रहे हैं क्या है वो? 97,000 करोड़ का आपका घोटाला पकड़ा गया सीजीए में। आप मरे हुए लोगों को मरे हुए लोगों को पेंशन देते हैं। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई सब पे चल रही है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सीएजी की रिपोर्ट है ये, सरकार सीएजी की रिपोर्ट है। और दूसरा आप सरकार में यूपी में 90 लाख रुपए जो है दिग्विजय को दिया है और 25 लाख सुरजेवाला को दिया है और लोकसभा के कैंडिडेट को दिया है। अरे घोटाला आपने तो आधे के साथ घोटाला स्टार्ट कर दिया। आजाद जी, आपने तो आधे के साथ घोटाला स्टार्ट अगर कर दिया। किसी ने घोटाला किया तो आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं पकड़ा? पता लगा, ठीक है। कार्रवाई इंक्वायरी क्यों में तो की? पता लगा आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाते ही घोटाले शुरू कर दिए। ठीक है। कितने arrest करोड़ों हुए? रुपए आपने घर बीनू में कर दिए। मैनन, बीनू मैनन, इनका जो सवाल है वो जायज है कि अगर आपकी आपको पता था सरकार थी, आपने arrest क्यों किया? अगर 97,000 करोड़ का घोटाला था तो आपने क्या कार्रवाई की? ऋषि मिश्रा, एक मिनट, ऋषि मिश्रा, ये आरोप पॉलिसी कब तक खालिद रहेगी? साहब ने जो सवाल उठाया उस पर दोनों नेताओं ने नहीं जवाब दिया। खालिद साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि 6 फेज का वोटिंग हो चुकी है, फिर भी जो बयानबाजी है, गर्माहट है, वो वही है। कभी नहीं दिख रही है। मैं आपको बता दूं हाँ। कि इतिहास बीनू मेनन जी को तरफ पढ़ना चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र को भी एक गीता मुखर्जी सांसद हुआ करती थी सीपीआई की, बंगाल से आती थी और राजीव गांधी की कट्टर आलोचक हुआ करती थी। राजीव गांधी की हत्या होती है, उसके बाद पार्लियामेंट चालू होता है और गीता मुखर्जी राजीव गांधी की सीट पे राजीव गांधी को नहीं देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। जो उनका कट्टर आलोचक होता है वो आदमी राजीव गांधी को नहीं देखती है तो वो रो पाती। ये था सौम्यता और पॉलिटिकल डिस्कोर्स था हमारे देश का। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बनारस का राम मनोहर क्या कहते हैं, ये मैं नाम भूल रहा हूं, जो इंदिरा गांधी को चुनाव हराए थे, राजनारायण जी के विरुद्ध लड़ रही थी जयप्रकाश नारायण। नहीं, राजनारायण जी के विरुद्ध लड़ रहे थे कमलापति त्रिपाठी, और कमलापति त्रिपाठी चुनाव प्रचार में निकलती हैं और 80 घाट में मुलाकात हो जाता है राजनारायण जी से। राजनारायण जी से पूछते हैं चुनाव कैसा चल रहा है, तो बोला पैसा तो नहीं है हमारे पास, त्रिपाठी जी कैसे चुनाव लड़े। कमलापति त्रिपाठी उनको मदद करती है, जबकि कमलापति त्रिपाठी के विरुद्ध राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे होते हैं बनारस से। ये थे हमारे देश का सौम्यता और अब कहां जा रही है, अब कहां जा रही है मीनू जी, अब कहां जा रही है? अब तो मरे हुए और शहीद प्रधानमंत्री को भी अपने चुनावी फायदा के लिए आप लाया जाता है। 80 के दंगे किसने किए? सिख दंगे किसने किए? इमरजेंसी भी यही इसी देश में हुए। 84 में जो हुआ, 84 में जो हुआ दंगा नहीं, आप नरसंहार भी नरसंहार लेकिन साहब पित्रोदा बड़े बेशर्मी से कहते हैं, मैं जवाब तो हुआ। हाँ, मैं जवाब दे दूं। लेकिन हुआ तो हुआ। आजाद जी 2002 में क्या था? आजाद जी आप इस चीज को इसको भी आजाद जी आपने पॉलिटिकल सौम्यता की जवाब ले आजाद जी हाँ 1984 में जो भी दंगे हुए उन सबको सजा हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जेल के अंदर है। किनके कार्यकाल में हुई है ये बताइए। और हमारे कार्यकाल में हुई है। हमारे, अरे सुनो यार, पहले बात पूरी नहीं खत्म हो रही है। जगह संयम, मेरी बात पहले बात खत्म होने दीजिए आप। 2002 के दंगे में जो कल्पित थे एक भी को सजा हुई? 2002 के जो मालेगांव के बम ब्लास्ट के आरोपी है उनको आप टिकट देते हो? आप बात कर रहे हो क्या उनके ऊपर गुना प्रूव हुआ? आपने मुख्यमंत्री बना दिया। उस पर कमलनाथ को तो हमने कमलनाथ को क्लीन चिट मिली हुई है। कमलनाथ को कोई आपका नेता हो तो क्लीन चिट कमलनाथ को हमने टिकट दे हमने नहीं, कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। कोई क्लीन चिट नहीं मिली। तड़ी पार है आपकी पास, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार थे कोर्ट से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार थे कोर्ट से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार थे कोर्ट से, मार दिया जाता है। लेकिन बेटे को और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हो। आपके प्रधानमंत्री के ऊपर क्या मार दिया जाता है? 2000 के बेटे के साथ क्या वो गुजरात में 2,500 आदमी को कत्लेआम हुआ, बेटे और बेटी के साथ बोगी को जला के मार दिया गया। आप दंगे की बात करें, दंगा किस चीज के लिए हुआ था? उसमें राजीव गांधी के क्या बयान थे कि भाई जब एक बड़ा पेट गिरता है तो कार्रवाई भी उन्होंने की है। क्या कार्रवाई भी उन्होंने किया। ऐसी आइडियोलॉजी की पार्टी होगी उसके बाद आप को सही गलत था, गलत था। वन बाय वन एक एक करके बात करें तो शायद अच्छा रहेगा। हमारे मेहमान लखनऊ से जुड़े हुए कपिश श्रीवास्तव जी। कपिश जी, सभी पार्टियों का एक ही रूप है,
ये अगर 84 को याद कराते हैं तो वो 2002 को याद कराते हैं। सब जनता सब जानती है। और सुचिता की बात की थी ऋषि मिश्रा ने, जिस पर भड़क रहे हैं। मुझे लगता है सबको उसको बड़े संयम से सुनना चाहिए था। और ऋषि मिश्रा ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि विरोधी भी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। मुझे याद आ रहा है मुजफ्फरनगर में एक चुनाव हुआ था, उसमें एक सांसद के, एक विधायक के घर पर जो कंटेस्टेंट था उसके मुकाबले पे आशीर्वाद लेने गया, तो उनकी माताजी ने कहा, तू ठीक है, आशीर्वाद तो मैंने बेटे को दे दिया, बाकी बता। उसने कहा मुझे पैसे चाहिए, और पैसे उसने दिए। बहुत बड़ी अमाउंट देके उन्होंने चुनाव लड़वाया अपने बेटे के खिलाफ। ये भी अगर देखा जाए इसी देश में हो सकता है। बड़े अच्छा एग्जाम्पल दिया ऋषि मिश्रा ने। लेकिन कपिल श्रीवास्तव, क्या गुजरात याद दिलाने से या 84 याद दिलाने से या इनसे बच जाने के लिए ही ये तमाम बयानबाजियां हो रही हैं? देखिए खाली आजाद साहब, पहले तो ऋषि मिश्रा जी को बहुत ही साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने शुचिता की राजनीति कैसे पुराने समय में हुई, जिस समय कहा जाता था कि हमारा देश आजाद हुआ है, हम लोग लोकतंत्र के लिए शायद परिपक्व नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि उस समय हम ज्यादा परिपक्व थे, आज अपरिपक्व हो गए हैं, क्योंकि एक दूसरे के विचारों को हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हम और परिपक्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, हाँ। नहीं खाली साहब, जब राजनीति में शुचिता की राजनीति ना रह जाए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति टोटी की याद दिलावे, जो कि बड़ा गैर सम्मानित बातें करें, दामाद जी कर करके संबोधन करें, तो ये उचित नहीं होता है, या किसी के बाथरूम में जाके। तो ये राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं से बहुत नीचे आ रहा है, और उसी का परिणाम है कि दूसरे तरफ से भी एक आवाज उठ रही है, और उस भी आवाज के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है, क्योंकि हम शुचिता की राजनीति में विश्वास करते हैं। भाषा शैली संसदीय होनी चाहिए हमारी, कहीं ना कहीं से हम लोगों को आदर्श के रूप में लिया जाता है इस देश के अंदर। हमारी जो जनता है वो कहीं ना कहीं हमें आदर्श देखना चाहती है। जिस ऋषि मिश्रा जी ने जिस बात की बात कही थी, उसमें एक बात मैं जोड़ूंगा कि देखिए, नेहरू जी के समय में लोहिया जी उनके खिलाफ लड़ा करते थे और जानते थे कि हम लड़ रहे हैं, नेहरू बहुत मजबूत इंसान है, हम हार जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो जीत के संसद 2 साल के लिए पहुंचे थे, तो वहां नेहरू जी और ये इतना साथ में रहते थे कि साथ में एक दूसरे के विचारों का विरोध होता था। लेकिन नेहरू जी कहते थे कि जिस दिन लोहिया संसद के अंदर नहीं आते हैं, उस दिन हमें अच्छा नहीं लगता है। तो एक ये थी विचारधारा कि किस तरीके से एक दूसरे का पोषण होता था, एक दूसरे के विचारों को सुनकर। लेकिन उन्हीं लोहिया जी की पार्टी में अब कुछ नया आपके यहां भी हो रहा है। वो जो लोहिया जी के विचारों से मुझे नहीं लगता कहीं मैच करता हुआ होता है। लोहिया जी के विचारों को और सशक्त रूप देने के लिए अखिलेश जी ने एक शुचिता का यज्ञ 2017 में इस पार्टी के अंदर किया है। और आप 2012 से 2017 के अंदर जो हमारी विकास परक सरकार चली है, जो कि वाकई में सबका साथ और सबका विकास करने का काम किया है, वो किसी से छुपी नहीं है। नहीं, विकास तो हुआ है, काफी विकास हुआ है। बीपीएल से नीचे रहने वाला आदमी जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया, गायत्री प्रसाद, वो भी पूरे देश ने देखा है। लेकिन क्या बीनू मेनन, ये जो सुचिता की बात हो रही है, इससे आप कितना सहमत है? कम से कम आप इनसे ही सीख लेते। देखिए, सुचिता बिल्कुल यही सिखाएंगे, गेस्ट हाउस कांड इनसे ये सिखाएंगे, कैसे लोगों के अंडरवेयर के कलर्स देखते हैं, वो ये सिखाएंगे। ये इनकी सभ्य राजनीति है। भाई, ऐसी राजनीति से तो शायद हम इत्तेफाक नहीं रखते। दूसरी बात, लेकिन आपके यहाँ तो हनुमान जी की जाति पता लगी, उन्हें तो अंडरवेयर का ही कलर पता लगा। देखिए, धर्म भी बताया तो सिर्फ जाति नहीं बताई थी काली साहब। देखिए, आप तो ना बोले, आप तो देखिए, आप भी हर तरीके से नहीं, उनको बोलने के लिए बुलाया गया है। आप अगर उनके घोटाले की बात कर रहा हूँ, मरे हुए लोगों को पेंशन दे देते हैं, ठीक है, 97,000 करोड़ का आपका घोटाला निकल गया है। हर तरीके से आप हर चीज में घोटाले ही हो रहे हैं। और जो आपके साथी है मायावती जी ने क्या बोला था कि भाई इनके टेक्सचर में है, अगर ये गुंडागर्दी ये सब छोड़ दें, घोटाले छोड़ दें, आपकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी और आप देखें, मैं कांग्रेस की भी बताऊं, झारखंड में आप जिस आदमी के लिए मैं ऋषि मिश्रा के पास आने से पहले बिदुड़ी साहब, ये कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है अपना ट्रेंड आप बदलेंगे? अगर आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी प्राथमिकी आपने दर्ज की है? एफआईआर नहीं कराई, बिन मैंने ये सवाल उठा है जी। आपने जो समाजवादी पेंशन योजना रोकी है, अगर कार्रवाई का दिया जा रहा था गलत,
सबके ऊपर प्रूव हो चुका है ना, सबके ऊपर प्रूव हो चुका है। धीरे 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 ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास आने से पहले चाहता हूँ सबसे बाद में आपसे लूं, ताकि इन सबके बयानों के ऊपर आप कमेंट कर सकें। ठीक है, ठीक है। भगत बिदुड़ी, देखिए रॉबर्ट वाड्रा भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है, बाकायदा है, बार बार अटैक करते हैं। हाँ। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों के पास कुछ है नहीं करने के लिए। 5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं। अब ये लोग उल जलूल आरोप लगाना, इधर उधर करना। आप मुझे बताइए 2014 में भी ये रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेते थे। 5 साल इनकी सरकार हो गई, हरियाणा में भी इनकी सरकार, सेंटर में भी इनकी सरकार, राष्ट्रपति इन्होंने बदल दिए, सब काम इन्होंने कर लिए। उसके बदल दिए नहीं, वो सिस्टम था, वो जो भी चुनाव हुआ जो भी है इन्हीं के, ऐसे कैसे कह सकते हैं बदल दिए? इन्हीं के राष्ट्रपति, आपने भी बहुत सारे बदले, आपने इनसे ज्यादा बदले। हाँ, इन्हीं के चुने हुए। ये कहते हैं कि हमारे काम नहीं करने देते। अब ये कहते हैं कि नेहरू जी काम नहीं करने देते। अच्छा, ठीक है। ऋषि मिश्रा, मेरा एक सवाल है, बहुत अगर कोई सवाल में लेकर ऋषि मिश्रा के पास जाना चाहता हूं। एक मिनट रुक जाए, मैं आपके पास ही आऊंगा। ऋषि मिश्रा, हालात ये हो गए हैं कि विपक्ष इतने आरोप लगा रहा है, इस तरह से अटैक कर रहा है, और सत्ता पक्ष भी ऐसे सवाल उठा रहा है जिसका कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कि उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर साइंटिस्ट को यह बता रहा है, साइंटिस्ट के बादलों की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकती और बादल में राडार काम नहीं करेगा, तो बहुत गंभीर बात है। उसके अलावा ममता बनर्जी कह रही है कि हम थप्पड़ मार देंगे, लेकिन लोकतांत्रिक लगा दिया उसमें। आज हालात ये बने कि टाइम्स मैगजीन में बाकायदा डिवाइडर इन चीफ ऑफ रिफॉर्मर बन रहा है। ये हालात ऐसे हो गए कि देश की जो बातें हैं वो दुनिया देख रही है, और दुनिया उसको कैसे रीड कर रही है, ये बड़ा सवाल हो गया। देखिए, इसका टाइम मैगजीन का मैं सोच रहा था बोलने का। इस पे बीजेपी आलोचना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वही टाइम मैगजीन 2012-2015 में इनको बहुत बड़ा एक चेहरा बताए थे नरेंद्र मोदी जी का। टाइम मैगजीन ने किस फैक्टर से किया है, टाइम मैगजीन को यदि स्टडी कीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। जहां तक बीनू मेनन जी और आज की युवा पीढ़ी को एक बड़ा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं कि अटल बिहारी और आडवाणी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने चंद्रशेखर को पार्लियामेंट में कुछ अनपार्लियामेंट्री बोल गए। वाजपेयी जी उसी समय खड़ा होकर, आडवाणी जी खड़ा होकर प्रमोद महाजन से माफी मंगवाया। ये थी बीजेपी की पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये थी बीजेपी की एथिक्स। अब कहां है? अब ये है कि मरे हुए प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हुए, आप एक सिख मतदाता को इन्वॉल्व करने के लिए आप उसको ले आते हैं। एक पॉलिटिकल मैसेज है, सब जानता है क्यों लाया गया है। एक बात है। जहां तक है कि मुख्य जो बिंदु है, खालिद जी आप बताइए, मोदी जी अपना सफलता मानते हैं जीएसटी को, मोदी जी सफलता मानते हैं नोटबंदी को, मोदी जी और जो काम किए हैं उसको लेके क्यों नहीं जाते हैं चुनावों में? और विपक्ष भी है, उन मेन जो फोकस है उस पे आलोचना क्यों नहीं करते हैं? मैं बिदुरी साहब के नेता का भी आलोचना करता हूं कि एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद होता है और आप उसको चोर कहते हैं। विदेश में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज दिया? ये बड़ी यही प्रधानमंत्री चोर है। ये भी एक गलत मैसेज है। आपको याद होगा कि आज ये लोग चोर चोर कह रहे हैं तो बीजेपी वालों को आलोचना होता है, दुख होता है। 90 के दशक याद होगा जब बोफोर्स तोप आई थी तो क्या नारा दिया गया था बीजेपी विपक्षी गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। ठीक है, पहले बीनू मेनन से लेते हैं और फिर भगत बिदुड़ी से। कम नहीं हो रही थी। ठीक है, देखिए भगत बिदुड़ी जी से पहले मैं चाहता हूं बीनू मेनन ये जो सुचिता की बात की और एक एग्जाम्पल भी दिया है, क्यों ऐसा हो रहा है सब चीज? देखिए, नरेटिव जब गलत भी होता है और जिसके कारण राहुल गांधी जी को माफी भी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या कहते हैं ना, अचानक से जोश में आकर वो जो बोल गए, बाद में माफी मांगनी पड़ती है। ये अरे उन्होंने चोर के लिए नहीं माफी मांगी है, काहे आप भ्रमित कर रहे हैं? काहे भ्रमित किया? क्या भ्रमित कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के नाम पे माफी मांगी, अगर का नाम लेने पर चलिए मैं मान लेता हूं सारा गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया गलत नहीं है क्या? वो आप स्कूल के बच्चे हैं? कपिल जी आप बताएं, क्या राहुल गांधी को स्कूल के बच्चे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने के इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है? चौकीदार चोर है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक सवाल मेरा मिनल साहब से, मिनल साहब हम आप बता रहे हैं ना, अभी आप किस चीज को बोल रहे हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लिया भाई, गलत था, बाकी गलत नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेना ठीक था। मिनल साहब मेरा एक सवाल है, मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, किस यूनिवर्सिटी से करूँ जहाँ पढ़ाई होता है इंटायर पॉलिटिकल साइंस का? क्यों? मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ पढ़ाई होता है, बता दीजिए मैं नहीं, थोड़ा सा ये ऋषि मिश्रा का एक सवाल है, अगर ये लेना चाहें, लेकिन अगर गंभीरता बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, मैं गंभीरता से कर रहा हूँ। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में खाली जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ।
प्रधानमंत्री जी ने कहा किया है, तो मेनू साहब को मालूम होगा कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो हम भी पढ़ने वाले। देखिए, अगर कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहता है तो आप उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं। ये नहीं बोलते आई वोक अप इन द मॉर्निंग एट नाइट, इसमें क्या बोलेंगे? नहीं, और इस तरह के बयान में नहीं जाना चाहते। ठीक है मिश्रा जी, आप देखिए, अगर आप वन साइडेड कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं तो इस चीज में भी बता दें। मैंने आलोचना किया है कांग्रेस, पर्सनल मत जाइए, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का आलोचना किया मैंने राजस्थान अरे वो एक वन साइड ठीक है। फील्डिंग कर रहे हैं आप। मिश्रा जी मुझे बता दो ना, ठीक है। ये मैंने मान लिया, आप इसमें भी बता दो। वन साइड गॉट अप इन द मॉर्निंग एट नाइट, स्लिप ऑफ टंग। वो कहीं पे जाके 30,000 करोड़ बोलते हैं, कहीं पे जाके 50,000 करोड़ बोलते हैं एक ही चीज के लिए। कहीं पे 60,000 करोड़ बोलते हैं, भैया सही से नहीं बोलते। कहीं दोनों लोग पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनल नहीं, आप मॉक कर रहे हैं ना, वो मौखरी का जवाब दे दो। कुंभकर्ण योजना का ये भी बता दो मुझे। सवाल ये था, एक मिनट, इस चीज को भी तो जवाब दे दो मुझे। एक मिनट, बीनू मेनन, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का मैं बता ठीक है, वो दूंगा। आप मुझे कुंभकर्ण योजना बता दो, कैसा होता है वो सारी योजना? ये कांग्रेस बताएंगे। नहीं, आप बताएंगे ना, आप ही मौखरी कर रहे हो, आप ही बता दें मौखरी का जवाब। बीनू मेनन, एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, एक मिनट, कपिल श्रीवास्तव, एक एग्जाम्पल दिया था कि वाजपेयी जी ने बाकायदा अगर सवाल उठाया था चंद्रशेखर जी के खिलाफ जो है तो माफी मंगवाई थी, लेकिन राजीव गांधी को लेकर जो कमेंट आ रहे हैं उस पर सवाल किया था ऋषि मिश्रा ने। वो सवाल आप गोल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जैसा जो यू विल रीप व्हाट यू सॉ, जैसा जिस तरीके से अगर वहां पे उस टाइम पे अगर पार्लियामेंट्री माहौल इस तरीके का था तो उसको मेंटेन करने की हर। ठीक है, आपका जवाब आ गया भगत बिदुड़ी, आप भी कम नहीं हो। आपका जवाब आ गया। फूल की दलाली, खून का राक्षस, नाली का कीड़ा कहेंगे तो ऐसी जवाब सुनेंगे। भगत बिदुड़ी, नहीं, आपने बोला नहीं, पर भगत बिदुड़ी शुरुआत आपने की, मैंने बोला। मैं ऋषि मिश्रा जी की बात में एक बात और जोड़ देता हूँ, शायद उनको याद है नहीं है। वाजपेयी जी के टाइम पर ही, अरे पुरानी बात नहीं, बात की बात करो। आपने शुरुआत करी है खून की दलाली का, शुरुआत तो आपने करी है ना। एक हमारे सांसद ने कुछ गलत बोल दिया था वाजपेयी जी के लिए, सोनिया गांधी जी ने उसी टाइम उनसे माफी मंगवाई। ठीक है, वो महानता का चक्र छोड़िए। अब आप बताइए, आपने शुरुआत क्या की थी? देखिए, बात चोर शुरू आपने किया, खून की दलाली आपने शुरू करी। सोनिया गांधी तो उसके बदले में ये बातें आई है। अच्छा, अगर चोरी जर्सी का किसने शुरुआत किया था 2002 में, उसके बाद मौत का सौदा वाला बयान आया। चलिए भगत बिदुड़ी आजाद जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने 2014 में वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए? उसमें क्या क्या पूरा किया? क्यों उस पर वोट नहीं मांगते? क्यों ये उल्टे सीधे बयानों पर लाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं? क्यों नहीं ये 2 करोड़ रोजगार? अगर इन्होंने विकास किया तो विकास के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते? हम तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जो इन्होंने गांव गोद लिए थे वो कहां है? जो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी वो कहां है? जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी वो कहां है? जो रोजगार की बात की, किसानों का चलिए एक लास्ट कमेंट कपिल श्रीवास्तव से ले लेता हूं, क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब में सवाल ही है। सवालों के जवाब में सबके पास सवाल है और समय पूरा ही निकलता जा रहा है। अमेठी और जो एक सेकंड गांव है ना, वो कंपेयर करके देख लिया जा सकता है। ठीक है, कैसा है कपिल श्रीवास्तव? अब जो है, अब देखिए 6 चरण के चुनाव हो चुके, मतदान हो चुके, 1 चरण बचा हुआ है, गर्मी अभी भी वही के वही है। क्या लगता है उसी पर चुनाव आप भी लड़ेंगे या कहीं कोई बदलाव के साथ आएंगे? सुचिता की आप बात कर रहे थे, सुचिता पे चुनाव होगा। देखिए खालिद आजाद साहब, हम तो हमेशा सुचिता की राजनीति की बात हमेशा लगाते हो, आप भी नहीं करते हैं। हमेशा मत लगाओ। चाचा से भतीजा ने भरी मंच पे माइक छीन लिया था, शिवपाल यादव से अखिलेश यादव ने माइक छीन लिया था। ये राजनीतिक सुचिता नहीं है कभी। हो गई आपकी बात, हो गई? जी जी, मैं आपकी बात हो गई। हाँ, बोलिए। आपने आडवाणी जी के कंधे पर चढ़ करके दबा दिया, इसका क्या है? आपने कलराज मिश्रा जी को किनारे कर दिया, आपने मनोहर जोशी जी को किनारे कर दिया। किस तरीके से आपने कराया? और जूतम पैजार जो किया आपके सांसद माननीय शरद त्रिपाठी ने, चलिए, और आपके ही विधायक को कहा। चलिए, सवाल के जवाब में सवाल आ गया और जनता की नजरों में नेताओं के चरित्र आ गए, नेताओं के हाल आ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन सवाल के जवाब में सवाल आते रहे। इसका बस एक ही फायदा होता है जो मुझे नजर आता है कि पोल खुल जाती है। वो इनको ज्यादा बताते हैं, ये इनको ज्यादा बताते हैं, वो उनको ज्यादा बताते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी ज्यादा हैं। बात जो छुपी होती है वो भी सामने आ जाती है। भले कोई जवाब ना दे, लेकिन जवाब के सवाल में जो सवाल किया जाता है उससे आपको ये पता लग जाता है कि ये जो सच था ये छुपा हुआ था, और यही सच है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।